प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मंजूर नजर ब्यूरोक्रेट वफाकी वजीर आहद चीमा के बेटों की फीस माफी के मामले पर लड़ाई। गवर्नर की मुदाखलत पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। कॉलेज इंतजामात में सियासी मुदाखलत के संगीन इल्जामात। गवर्नर ने मुदाखलत इल्जामात मुस्तरद करते हुए प्रिंसिपल पर इल्जाम लगा दिया। आहद चीमा के बच्चों की फीस माफी की असल कहानी क्या है, कौन सच्चा है और कौन हकायक छुपा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट इलेक्शन। तमाम बड़ी पार्टीज ने अपने वफादार कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया। सेनेट के दरवाजे काबिल अफराद पर बंद। ताकतवर और बिजनेस टाइकून सेनेट की टिकटें ले उड़े। क्या सेनेट में अहल उम्मीदवार ना होने की वजह से ऐवान बाला अपनी अहमियत खो रहा है? इसके अलावा बात करेंगे आईएमएफ से हालिया कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आने का खतरा। बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा। अवाम खौफजदा। नए टैक्स लगाने की भी तैयारियां। एक साल में गैस 600% महंगी। अवाम की जेबों पर मजीद डाका डालने की तैयारी। गरीब किधर जाएगा, ये सवाल है बहुत अहम, जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एचएसएन कॉलेज का जो ये मामला है, आहद चीमा के 2 बेटों उनकी फीस माफी को लेकर एक इशू क्रिएट हुआ है। क्लास साहब, आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या इस असल मसला क्या है, क्योंकि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमसन, उन्होंने फीस माफी से इनकार किया और फिर वो अपने मौके पर डटे रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पिछले कोई 1 साल से चल रही, अगस्त से ये इसकी शुरुआत हुई है और मैंने जो डिटेल्स पढ़ी मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई है कि आहद चीमा साहब जो हैं, इज अ टॉप ब्यूरोक्रेट। उनकी मिसेज जो हैं वो खुद वो ब्यूरोक्रेट हैं। पंजाब में देवर आल इन आल। फिर यहाँ पे आपको पता है कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो वो उस वक्त मिनिस्टर फॉर एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया। बड़े लोगों की आई ब्रोज इस पे रेज हुई कि अब चीमा साहब जो है 19-20 ग्रेड के हैं और उनको मिनिस्टर फॉर एस्टेब्लिशमेंट लगाया गया। मतलब तमाम ये फेडरल जो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको रिपोर्ट करेगी, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग उनको दिए गए और उनको मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। इट वॉजंट एन ऑर्डिनरी थिंग। इट मीन्स कि ही वॉज वेरी क्लोज टू इन शहबाज शरीफ साहब के। बेसिकली वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। फवाद साहब हो गए, वो इधर नवाज शरीफ साहब के कैंप के थे समझे जाते हैं। आहद चीमा साहब उधर, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने एक ये पिछले कोई 20-30 सालों में ना एक यहाँ पे आई है, एक तरीका कार इख्तियार किया है कि उन्होंने फैमिलीज ज्वाइन कर ली हैं। उन्होंने मतलब पॉलिटिक्स में जैसे आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उन्होंने पार्टीज ही ज्वाइन कर ली हैं कि हम अगर फलां की हुकूमत आएगी तो इसी के साथ ही काम करेंगे, नहीं तो हमें खुद लाइन लगा दें। सो एक लॉयल्टी का एलिमेंट आ जाते हैं। बहुत सारे वो काम भी कर रहे होते हैं। आहद चीमा साहब हो गए, जहांजेब खान साहब हो गए, वो जो बाद में इमरान खान साहब के डिप्टी चेयरमैन भी रहे इसमें। तो ये बड़े उनके शहबाज शरीफ साहब के करीबी थे। ये चाइना के साथ जितनी भी आपके एमओयूज हो रहे थे, आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहे थे, इसके कोयले के, एनर्जी के, सारे चीमा साहब देख रहे थे। तुर्की के साथ जो आपके एमओजीज हो रहे थे, वहाँ से आप मेट्रो वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीमा साहब कर रहे हैं। चीमा साहब उन अफसरान में से जिनको टाइटल दिया जाता है गो गेटर का। ये मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मसला समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। आहद चीमा साहब का प्रोफाइल क्या है, इनका प्रोफाइल क्या है, वो प्रोफाइल आप समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा चीमा साहब क्या चीज़ है और चीमा साहब ने क्या काम किया। कम से कम ये काम नहीं होना चाहिए था। खैर, तो इनको नाम दिया जाता है गो गेटर का, कि ये वो ब्यूरोक्रेट हैं जो 3-4 हैं, शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के। ये कहते हैं यस बॉस के, बॉस ने जो कह दिया ना वही करना है, ना नहीं करनी। आगे से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं सिखाने। सारा एक्स्ट्रा कोड ये कहता है तो रूल ये कहते हैं, फाइल पर नोटिंग नेगेटिव नहीं करनी। जो साहब ने कहा है बादशाह सलामत वाला दौर है मुगलों वाला, वो कर दें। और जो करते थे आगे से, क्योंकि सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो हमेशा से थोड़े से एतराजात उठाते, उसको पता होता कल को नैब FIA इन्होंने तो साइड पे हो जाने, कल को पकड़े हमने जाने। तो इनको ऐसे अफसरान हमेशा अच्छे नहीं लगते। सो इसके साथ एक और इन्होंने तरीका इख्तियार किया। इन्होंने कहा जनाब कि ये जो जूनियर अफसरान है, ग्रेड को 17 का है तो उसको 18 वाली पोस्टिंग पे उसको दे दो, उसको चार्ज दे दो। 18 वालों को 19 का, 19 का 20 का। सो आपको याद हो कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में बड़े यंग डिप्टी कमिश्नर्स का दौर आया कि एक बंदा जिसने कोई 10 साल बाद उसने डिप्टी कमिश्नर लगना है या 20 साल बाद कमिश्नर लगना है, अगर आप उसको अभी लगा दें वो तो बंदे मारने पे तुल जाएगा कि जनाब साहब ने जो कहा है कि वो तो सोच नहीं सकता। सो आपके मतलब ऑब्लाइज करके कि ब्यूरोक्रेसी फिर आपकी ही वो साइड पे रहेगी, आपको कवर अप करेगी, आपके बिजनेस या इंटरेस्ट को वो देखेगी। तो चीमा साहब उसमें से एक। तो लाहौर की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ये LDA के भी आल इन आल रहे हैं ये। और उस वक्त मुझे याद है एक ना इन पे ऑडिट पैरा आया था। ऑडिट पैरा क्या था, मेरे को सप्लीमेंट्री ग्रांट आई थी पंजाब की, मैंने स्टोरी की थी। उस वक्त आहद चीमा साहब को कोई 60-70 लाख रुपया जो है इनको वो भी दिया, बोनस दिया गया था कि इन्होंने रातों रात शहबाज शरीफ साहब के कहने पे
एक अंडर पास जो है ना जल्दी इन्होंने इसको कंप्लीट करवाया, तो उसका बोनसेज लिए थे। ये इसका अगर रिकॉर्ड पे है, रिपोर्ट हमने की। So he has the ability to move the mountains. बॉस ने कह दिया तो वो करना ही बस वो करना है। अब ये तो इनका प्रोफाइल है। अभी आप देख लें अब पैसा कितना है माशाल्लाह, मैं कहता हूँ हलाल लीगल मनी होगी, हम किसी को क्वेश्चन नहीं उठा रहे जब तक हमारे पास। But at least he is from the elitist class. अच्छा, ये बड़े इंतहाई कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए थे कि हमारे ब्यूरोक्रेट जितने भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा लोअर मिडल से ऊपर आ रहे हैं। वो दौर चले गए हैं जो एक बड़े बड़े आते थे, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, फॉरेन क्वालिफाइड, अच्छे घरों के जिम्मेदार टाइप या मतलब बड़े बिजनेस फैमिलीज जैसे, वो नहीं थे। तो चीमा साहब भी हमारी तरह ही मतलब लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए, CSS किया, फिर अनाफ उनकी मेहनत थी। अब जो उनको एक आपको याद होगा हमने यहाँ स्टोरीज की हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये वजीर बने यहाँ पे, उन्होंने इनसे मांगे साहब से गोशवारे मांगे कि गोशवारे जमा करवाएं आपने। अच्छा। वहाँ वजीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी जमा करवाए। आपके वजीर जो दाखिला थे बुगटी साहब, उन्होंने हु जो सब ने जमा करवाए। अगर नहीं जमा करवाए तो इन्होंने जमा नहीं करवाए, आहत चीमा साहब ने नहीं करवाए। 3-4 लेटर लिखे, आखिर लेटर लिखना पड़ा, और आखिर लेटर लिखना पड़ गया इनको। ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं कि जनाब या तो इनको हटा दें या इनको कहें कि अपने ये एसेट दें। उन्होंने रिजाइन कर दिया, एसेट डिक्लेयर नहीं किया डिक्लेयर। अब इससे क्या साबित होता है कि इतना सारा कुछ है अल्लाह का उनके नहीं, उनके पास इतना कुछ है कि वो बताना नहीं चाह रहे कि मुझे अल्लाह ने कितना दिया। अगरचे कुछ उनके गोशवारों से चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरे पास अभी उनका, मैंने एक स्टोरी पढ़ी है कि इनके गोशवारे जो है ना चीमा साहब के कितने हैं, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं रहा जब तक मेरे हाथ में ना पूरा वो गोशवारा नहीं आ जाता। लेकिन इतनी बड़ी लंबी डिटेल पड़ी है मेरे सामने कि मैं अगर पढ़ना शुरू करूं तो हमारे प्रोग्राम के 32-33 मिनट ही कम पड़ जाएंगे। सो चीमा साहब के पास माशाल्लाह बड़ा प्रोफाइल है। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो बड़े ओहदे पे लोग होते हैं उनको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। सम टाइम इनके साथ ज्यादतियां भी होती हैं क्योंकि लोग जो होते हैं आपको टारगेट करते हैं। लोगों के जहनों में एक हसद भी होता है, मान लिया एक लोगों के जहनों में वो जो होते हैं ना मतलब हैव्स नॉट वाले, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई चीज कमी आपके अंदर। आपको पता है यू आर वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ साहब, आपकी फैमिली, बच्चे सारे, मतलब यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको तो ऐसा कोई लूप होल छोड़ना भी नहीं चाहिए कि आप पे तनकीद है, आपकी फैमिली पे है और फिर शहबाज शरीफ साहब पे है, फिर वहां से होते हुए बलीगुर रहमान साहब पे जाए और वहां से होते हुए फिर वो उसमें एसएन कॉलेज पहुंचे और वहां से बम की तरह फटे। वहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं, मीडिया रिपोर्टर। आपको तो मतलब इस लेवल तक चीजें जानी नहीं चाहिए। मान लिया कि आपकी सारी चीजें लीगल होंगी, आप उनसे अपने इन्होंने कहा मैं वहां पे क्योंकि शिफ्ट हो गया हूँ इस्लामाबाद, तो मेरे बच्चे जो हैं उनको आप 2 साल का या 2.5 साल का वेवर दें और उनकी सीटें रखें और उनकी फीसें जो है वो हम नहीं देते। और जो लिखा गया जी हमारे बड़े लिमिटेड वो ये वसाइल हैं क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट हैं। चलो मान लिया जी ब्यूरोक्रेट होंगे, लिमिटेड वसाइल होंगे, लिमिटेड वसाइल वाले तो एसएन कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। एसएन कॉलेज बना किस लिए था, ये अलहदा चीज है, मैं उसमें बाद में होगा किन लोगों के लिए बना और कौन को लोग पढ़ते हैं। हमारे जैसे तो वैसे ही मतलब उधर से गुजर जाए। एंड द एडमिशन क्राइटेरिया इज सो डिफिकल्ट। आप सीट अगर आपने उधर की मेरिट पे आप आ गए हैं और आपको सीट मिल गई है तो या तो आप छोड़ दें किसी के लिए और या आप रिजर्व में रखने का आम लोग तो सोच नहीं सकते। कॉलेज के आगे से गुजर के दिखा दें। जो आज सारे मैं देख रहा था, मुझे वो उस पर आ भी रही थी, लोगों पे प्यार भी आ रहा था कि उस एलीट क्लास के लिए लड़ रहे हैं, उस कॉलेज के लिए जहां के कॉलेज के सामने गुजर ही नहीं सकते। फीस देना तो मतलब जो फीस है वहां पे 1 महीने की उनकी, इनकी पूरे साल की सैलरी ना हो लोगों की, लेकिन लोग लड़ रहे हैं जनाब हमारा एलिटिस्ट जो ये कॉलेज है हमारी वो चीज है। एक तो मॉरल ऑब्जेक्शन है ना, एक ऑब्जेक्शन जो जिस तरह आपने कहा कि प्रेसिडेंट गलत सेट होता है, आपको इस जगह पे बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जो दूसरा ऑब्जेक्शन है वो आपने जिस तरह प्रोफाइल बताया मैच नहीं करती ये रिक्वेस्ट। ये थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल आपको जरा बता दूं। तो इन्होंने उनको ये अगस्त में एप्लीकेशन दी, इन्होंने गवर्नर साहब इनको सारी वो जो इनके प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं हो सकता, अगर आपने सीटें रखनी है तो फिर देन यू हैव टू पे। ये तो नहीं हो सकता 2 सीटें भी आप रख रहे हैं, फीस भी नहीं दे रहे, कॉलेज का अपना क्राइटेरिया है। इन्होंने फिर गवर्नर साहब को इन्होंने एप्लीकेशन दी कि जनाब गवर्नर साहब आप प्रिंसिपल साहब को कहें कि वो करें। उन्होंने उनको भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सर अंडर रूल रेगुलेशन हम ये नहीं कर सकते। उस पर गवर्नर साहब गुस्से में आए, उन्होंने इनको लेटर लिखा, उनके सेक्रेटरी ने या जो भी थे वहां से गवर्नर हाउस से, उन्होंने कहा जनाब आप हमें रिकॉर्ड दें सारा, फलां करें, ये करें। उनके बिहाफ पे फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के या डायरेक्टर्स जो भी हैं उन्होंने फिर उनको लेटर लिखा जी हम आपको ये रिकॉर्ड वगैरह इस तरह की चीजें देने को तैयार नहीं। सो विद इन वहां पे एक फाइट शुरू हो गई। तो फिर दबाव आने लगा कि ये प्रिंसिपल साहब हैं इनकी ना छुट्टी होनी चाहिए, इनको आप यहाँ से छुट्टी करें क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहे। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो कहते हैं अप्रैल को उन्होंने वहां से चले जाना था। अब फिर गवर्नर साहब ने अपनी प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनकी फीसें माफ की हैं और जिसके बाद ये सारा हंगामा हुआ। प्रिंसिपल साहब के पास वैसे मेरे से जैसे मैंने कहा बहुत सारे बोर्ड के मेंबर भी थे जो कहते रहे कि यार एक बाहर का बंदा आया हुआ है, उसने एसएन कॉलेज को बेहतर कर दिया, एक रेपुटेशन, ऑस्ट्रेलिया है, घर छोड़ के आया है,
تو وہ یہاں پر آیا ہے، تو آپ اس کو اگر جانا بھی ہے اسے عزت سے جانے دیں. آپ کیوں اتنا اس کے اگینسٹ؟ اچھا بورڈ کے اندر وہاں پہ آپ کو پالیٹکس شروع ہوگی کہ یہ کاروائی کریں، فلاں کاروائی کریں، وہاں سے چیز. اچھا پچھلے 2-3 مہینے سے زیادہ ہو رہی تھی چیزیں. اچھا یہ ابھی مطلب بم تو آج پھٹا ہے نا، یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہے تھے. پھر سید بابر علی صاحب ہیں، انہوں نے لیٹر لکھا، کچھ اور بورڈ کے ممبر سے انہوں نے سٹینڈ لیا، جس کے نتیجے میں گورنر صاحب نے انہوں نے آج یا کل جو بھی ہوا 2-4 دن پہلے انہوں نے یہ اپنا آرڈر نکال دیا. اب سوال یہ ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ؟ وہ کہتے ہیں ورتھ اٹ. جو کچھ آپ نے کیا ہے 2 بچوں کی سیلری کے لیے، کیا یہ ورتھ تھا؟ کیا گورنر صاحب کو نہیں پوچھ لینا چاہیے تھا چیمہ صاحب سے کہ چیمہ صاحب آپ اتنے غریب ہیں تو پھر ایشین کالج میں نہ پڑھیں، ہماری طرح کسی اور سکول میں پڑھا لیں. ایبسلیوٹلی. میں اگر وہاں پہ ایشین میں نہیں افورڈ کر سکتا، بہت سارے دنیا میں ہوتے ہیں ایلیٹس کے کالجز بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بھی ہوتے ہیں، تو کسی اور جگہ پڑھا لیں. ہم نے نہیں پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا، اور بہت سارے لوگ سننے والے نہیں پڑھا سکے، نہیں افورڈ کر سکے سپوزلی، تو آپ نہ کریں، یا بچوں کو لے آئیں پھر کل کو دوبارہ داخلہ کرا لیجیے گا. سو انہوں نے ایک اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال نہیں کیا. میرا یہ خیال ہے چیمہ صاحب انہیں پتا تھا پہلے وہ نیب میں رہے، مشہور ہیں، وزیر ہیں، بہت سارے ان کے بیچ میٹ ان کے مخالفین ہیں، بہت سارے بیوروکریسی میں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے بیکاز ہی ہیپنس ٹو بی اگر کلوز ٹو دا شریف. تو ان کا پھر ان کی مسز کا کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ بنے گا، یہ ایشو کھڑا ہوگا. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ اٹ واز ٹوٹلی ان کا اپنا قصور ہے، انکالڈ فار. آپ کو یہ کام کرنے نہیں چاہیے. اپنے بچوں کو آپ یہ پبلک ڈبیٹ میں لے آئے ہیں، ان کے نام میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے، ان پہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی. بیچارے بچے صاف ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کی، اینڈ ناٹ جسٹ ہمسیلف کلاسز، پوری پارٹی کے اوپر، کیونکہ ایک نیپوٹزم کا اور ایک فیوریٹزم کا جو نون لیگ ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے ایک اعتراض اٹھتا ہے. تو اس طرح کے تو یہ پھر پروفس ہوتے ہیں. اچھا پھر شہباز شریف صاحب کو صاف ظاہر ہے اس میں ان کا ہوگا، مطلب گورنر صاحب کو انہوں نے کہا ہوگا، میرا خیال شہباز شریف صاحب کو بات کی ہوگی، پھر انہوں نے گورنر صاحب کو کہا. گورنر صاحب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، وہ آج چیمہ صاحب کے کہنے پہ نہیں لینے والے. ان کو یقینی طور پر پرائم منسٹر آفس سے کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ کریں. مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا. وہ خود کہتے تھے کہ بھائی صاحب 2 سال کی کتنی فیس ہیں، یو آر ویری کلوز ٹو می، آپ نے ہمارے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو یہ لیں جناب کتنے کا چیک بنتا ہے، 10 لاکھ کا، 15-20 لاکھ کا، یہ لیں چیک لیں جائیں. اچھا ان کے پاس اپنے شہباز شریف صاحب کے پاس ثواب دیدی اختیارات بھی، وہ بھی فنڈز بھی ہیں، پھر بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کو چیمہ صاحب جیسے انہوں نے لکھا ہے بھی کہ جو ہمارے بہت محدود وسائل ہیں، تو جناب ان کو پھر ان ثواب دیدی فنڈ سے آپ ان کو دے دیں، ان کی فیس دے دیں. کچھ نہیں ہوتا. لوگ ماضی میں کرتے رہے ہیں، بہت سارے پرائم منسٹر رہے ہیں یہاں پہ جن کی میں نے اگر سٹوریز کی ہوئے ہیں کہ اپنے گھر کے ملازمین کو بھی ثواب دیدی فنڈ سے دے دیتے تھے، ملازمین کی تنخواہیں بھی وہاں سے دے دیتے. وزیر کوئی 1-2 وزیر اعظم ایسے تھے، ڈی ایچ اے آپ کے وہاں پہ یا گلبار کے لوگوں کو وہ ثواب دیدی فنڈ سے پیسے دیتے ہیں. یہ ماضی کی بہت ساری سٹوریز ہم نے کی ہوئی ہیں، نیوز میں تھا، میں نے اس وقت کی ہوئی ہیں. تو یہ چیمہ صاحب نے ان شہباز شریف صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے پرابلم پیدا کیا، اور ان کو یہ نہیں کرنے دینے چاہیے. یہ ہوتا ہے ایک لمحہ ہوتا ہے، یو ہیو ٹو سیز دا مومنٹ. ایک لمحہ تھا کہ چیمہ صاحب رجسٹ کرتے کہ بھئی میں نے نہیں کرنا. اگر گھر میں کوئی بات ہوتی بھی ہے، یوزلی خواتین یہ ویسے مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ انہی کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم پیسے کیوں دیں، فیسیں کیوں دیں. ہو سکتا ہے چیمہ صاحب دینا چاہتے ہو تو اس وقت آپ تھوڑا سٹینڈ لے لیتے، اپنے گھر پہ لیتے کہ میم نہیں، کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی فیسیں دینے چاہیے، پرابلم بنے گا. اچھا اب دونوں کنوینس بھی تھے. پھر شہباز شریف صاحب کو کہیں پہ اس کو ڈاکہ دے دینا چاہیے تھا، وہ ڈاکہ پہ روکنا چاہیے تھا ان کو کہ بھائی صاحب رہنے دیں، یہ کوئی بات ہے جس کے لیے میں گورنر کو کہوں گا. اچھا گورنر صاحب تک پہنچ گئی تھی بات، وہ شہباز شریف صاحب کو نہ کرتے کہ سر یہ بڑے چھوٹی بات لگتی ہے، یہ کرنے والا کام نہیں ہے، بچوں کی فیس ہیں، یہ بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں، آپ کے وزیر ہیں، یہ اسکینڈل بنے گا. یہ ہوتے ہیں انٹاکسیکیشن آف پاور، کیئر لیس. جب اس منیکا کا یہ اسکینڈل آیا تھا نا اس کے ساتھ بل کلنٹن کے، مطلب اندازہ دیکھنا بڑے بڑے لوگ یہ کیسے بعض دفعہ اپنے گارڈز لوور کرتے ہیں. آئی ایم ایف کے صدر تھے جو فرینچ تھے، انہوں نے وزیر اعظم، انہوں نے صدر بننا تھا اگلے الیکشن میں، اتنے پاپولر تھے. ان کا ایک اسکینڈل ہے نیو یارک میں، ایک میڈ تھی ان کے ساتھ، ایک ان کا ایک اسکینڈل آیا، اینڈ ہی ہیڈ ٹو کوئٹ، بلکہ گرفتار ہو گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اسی طریقے سے بل کلنٹن کا، اب ایک امریکن پریزیڈنٹ بیٹھا، اس نے بھی یہ سوچا کہ جناب کہ آئی کین گٹ، کہ میں پاور ہے، میرا کوئی کیا کر لے گا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس پہ ٹائم میگزین نے ایک بڑی ایک خوبصورت ایک اسپیشل رپورٹ چھاپی تھی، مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اسکینڈل کیوں آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کیونکہ بڑے لوگ یہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، یہ لیڈر چڑھ رہے ہوتے ہیں کامیابی کے، تو ان کو ایک اپنے اوپر اعتماد آ جاتا ہے، کانفیڈینس، دین اوور کانفیڈینس، کہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ نیچر ہمارے ساتھ ہے، ہم یہ خوش قسمت لوگ ہیں، لکی ہیں، وی آر بورن لکی. اور دیکھیں نا کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں، اور ہم اوپر ہی اوپر جا جاتے ہیں. اس میں یہ کنکلوژن تھا کہ جتنا آدمی بڑا اوپر ہوتا جائے گا، ٹاپ پہ جاتا جائے گا، اپنے گارڈز لوور کرتا جاتا ہے، پھر وہ احتیاط نہیں کرتا، وہ پھر خیال نہیں کرتا، پھر وہ ان چیزوں کی کیئر نہیں کرتا، اینڈ الٹیمیٹلی وہ اتنا بڑا بلنڈرز مارتا ہے کہ ہی لینڈز انٹو اے بگ یہ اسکینڈل. یہ انہوں نے اس پہ کہا تھا، اس بل کلنٹن کو بھی انہوں نے رکھا، اور بہت ساری دنیا کی مثالیں دی تھیں بڑے بڑے لوگوں کی. اسکینڈل ہمیشہ بڑے لوگوں کو بنتا ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں بننا. سو یہ جو چاروں مل کے، مطلب اس میں 3-4 لوگ ملوث ہیں.
इसमें चीमा साहब और उनकी फैमिली बड़े लोग हैं साहब, जरा ब्यूरो का रूल रेगुलेशन इनको तो पता था। उसके बाद आपके वजीर आजम साहब का ऑफिस है, फिर गवर्नर साहब का ऑफिस है, उसके बाद बोर्ड के मेंबर्स हैं, मतलब इट वाज टोटली किसी ने और जो क्लास साहब एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है प्रिंसिपल की कि उनकी कोई सैलरी से रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से इंक्वायरी कोई बात ये है कि आप किसी को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आएंगे तो वो आपका मुफ्त काम करने आएगा। जब ले आते हैं उस वक्त तो बड़ा आप उनके मिन्नतें हैं, खिदमतें हैं, उनको पैकेजेस दे रहे हैं, उनकी हर बात भी मानते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि जनाब जो कहते हैं आप करें। एक बंदा अपना घर छोड़ कर आता है, वहां से आते हैं, और पाकिस्तानी डॉलर की क्या औकात रहेगी। जब ये आए थे उस वक्त डॉलर कितने का होगा, आज देख लें डॉलर कितने का है। मतलब 3-4 साल पहले वो आए थे, उस वक्त डॉलर मेरा ख्याल 200 या 180-82 रुपए पे था, चलो 200 रुपए भी हो। अब जो बाकी पैसे आपके कट गए हैं उसी में से डिलीट हुए हैं। तो ये कहना जी उनकी तनख्वाह 40 लाख रुपए थी तो आपने उस वक्त अप्रूव की, गवर्नर साहब ने पहले उनको याद नहीं था, उनके बोर्ड ने किया, इंटरव्यू किया, सिलेक्शन की, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, पर्क्स प्रिविलेजेस दिए, देन ही केम। अब वो कहते हैं साल में वो इतनी छुट्टियां करते थे, तो भाई उनके पैकेज में लिखा होगा उन्होंने की होंगी, आपने उस पर नोटिस किया उनको कब छुट्टियां नहीं कर सकते। व्हाई एट दिस पॉइंट इन टाइम जस्ट अगर ऑलरेडी इशू ये बड़े इसका मर्द स्लैंगिंग करना। एक बंदा बाहर से आया है, एक उसने आपका कॉलेज को बनाया है, उसने आपको आके चीजें करके दी हैं, अब उसको जाते हुए अच्छा फेयरवेल देने की बजाय उस पर मर्द स्लैंगिंग और उस पर आप इल्जामात दे रहे हैं जस्ट टू अगर प्रोटेक्ट एक इसको ब्यूरोक्रेट को, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। नहीं प्रूव अ पॉइंट नहीं है कि ताकि चीमा साहब जो है ना उनको जस्टिफाई किया जाए कि उनके पास पैसे नहीं अपने बच्चों की फीस को पढ़ाने के सन में, तो लिहाजा जनाब कि उनको गवर्नर साहब ने जो कहा तो उनको फीस माफ कर देनी चाहिए। मतलब खुद मैं आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि चीमा साहब जो है ना, हम जितने बड़े हो जाए ना बस क्या कहें, अब उसके बाद आखिर में बच्चों की फीस पे फांसी जाते हैं। क्लास साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफी, एंकर पर्सन है न्यू न्यूज। उनसे इस मामले पर बात करेंगे, उनका एक ट्वीट है उस हवाले से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन न्यू न्यूज और सीनियर सहाफी नसरुल्लाह मलिक साहब। कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास साहब वो ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी पूछते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा भी कि जो ये गवर्नर हैं उनको उनके ऊपर इसकी जो क्या कहते हैं बंदूकों का रुख होना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो प्रिंसिपल, जो अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट बात कर रहे हैं और उनकी अच्छी चीज हुई है कि हमारा जो सोशल मीडिया है ना, वो तो नसरुल्लाह मलिक साहब अभी आते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब। जी वालेकुम जी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये HSN कॉलेज का जो मामला है, इस पे जो प्रिंसिपल ने एक स्टेप लिया और बच्चों की फीस माफ नहीं की और दूसरी तरफ बच्चों की फीस माफ करवाई जा रही थी आहत चीमा और उनकी वाइफ की जानिब से, इस पूरे मामले पर आपका क्या टेक है? देखिए क्लासा साहब, मैं बुनियादी तौर पे ना एक बात समझता हूँ कि HSN कॉलेज के अंदर अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है वो बाहर चले जाते हैं या किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं तो अपनी सीटें वो फ्रीज करवा लेते हैं और ये एक प्रैक्टिस वहाँ पे जो है वो चलती रहती है। अब उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने अपने बच्चे की जो सीट है उसको फ्रीज किया है तो HSN कॉलेज जो है उस सीट के ऊपर किसी बच्चे को दाखिला नहीं देता, बल्कि वो सीट खाली रहती है। और जब तक वो बच्चा 3 साल के लिए 2 साल के लिए वो मौजूद नहीं है कॉलेज के अंदर, तो ये अगली क्लास में भी उस क्लास के अंदर जो है खाली रहती है, जिससे कॉलेज को भी नुकसान पहुंचता है कि एक बच्चा जो कॉलेज में क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा लेकिन वो मुल्क से बाहर चला गया है या शहर से बाहर है, लेकिन अपनी सीट पे वो अपना हक जमाए हुए है। ये बात दुरुस्त है कि उसको इसकी बात इजाजत होती है और बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर्स फ्रीज करवाए जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का मौकफ ये था कि जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है कि लोग बच्चे अपनी सीटें फ्रीज करवा लेते हैं तो उस बच्चे के पेरेंट्स को फी पे करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के पास तो वो सीट खाली रह जाती है। अब इस पे इन दोनों बच्चों के हवाले से जब वेवर की अप्लाई किया गया प्रिंसिपल साहब के पास, तो प्रिंसिपल साहब ने ये मौकफ इख्तियार किया कि इससे कॉलेज को मॉनेटरी तौर पर नुकसान पहुंचता है, लिहाजा ये फीस उनसे वसूल की जानी चाहिए, या बच्चे अगर चले गए हैं तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन वहां जाके वो तालीम को कंटिन्यू करें, वापस आए तो उस क्लास में जिसके लिए वो अप्लाई करेंगे वहां दाखिला ले सकते हैं। अब मसला ये होता है कि ये हमारे जो शराफिया है वो ये चाहती है कि वो HSN कॉलेज की सीट अपनी एंगेज रखें, अगर वो मुल्क से बाहर भी हैं 3 साल बाद वापस आए तो आके अपनी सीट को कंटिन्यू कर लें, बसूरत दीगर ये सीट वैकेंट हो जाती है, उस पर दाखिला हो सकता है। अब वो गवर्नर साहब के पास मैटर जाता है, गवर्नर साहब उसको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इन 2 बच्चों के लिए जो चीमा साहब के बच्चे हैं फीस वेव कर देते हैं कि ठीक है वो 3 साल यहाँ नहीं आएंगे, उनकी सीट मौजूद रहेगी और सीट खाली होने का जो नुकसान है वो कॉलेज पे करेगा, उनके पेरेंट्स पे नहीं करेंगे।
اس کو فردر آنورڈ پالیسی بنا دیا کہ آئندہ کوئی بھی جو بچہ ہوگا وہ اس سے مستفید ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ایک غلط روش ہے, غلط رویہ ہے. اگرچہ گورنر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ بورڈ آف گورنر میں یہ فیصلے کو لے کے جا کے چینج کر سکتے ہیں, یا گورنر اپنے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے یہ ویور دے سکتے ہیں, لیکن پھر اس سے تو جو 20 سیٹیں کالج میں خالی ہوتی ہیں. اچھا یہ ہوگا کہ یہ بتائیے گا, آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا. وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب آج چیمہ صاحب اور ان کے مسز دونوں بیوروکریٹ ہیں, تو انہوں نے یہ وہاں ایکسکیوز لیا ہے کہ ہم سرکاری افسران ہیں اور ہماری لمیٹڈ ہمارے وسائل ہیں, محدود تنخواہ ہے. آپ لاہور میں اتنے سال ہو گئے, پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں تھے, آپ نے بڑا عرصہ وہاں رپورٹنگ کی ہے, بڑا ابھی بھی کرتے ہیں سر, تو آپ ان کو جانتے ہوں گے. وہ ایل ڈی اے میں رہے, وہاں پہ پورے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے, آل ان آل ہیں, ان کے شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں. واقعی ان کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ بچوں کی فیسیں دے سکتے, اور جو انہوں نے ایکسکیوز پیش کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سر, ہو سکتا ہے جینون وجہ ہو ان کے پاس واقعی پیسے نہ ہوں سر. دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو آج چیمہ صاحب کے اثاثے ہیں, جو ایسٹس انہوں نے ڈکلیئر ہوئے ہیں, اس کے مطابق بھی آج چیمہ صاحب جو ہیں وہ کم از کم کوئی متوسط یا ایوریج آمدن سے تعلق نہیں رکھتے. تو ان کے لیے یہ فی پے کرنا میرا نہیں خیال کوئی مالی طور پہ کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن پلی وہ لے سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اثاثہ جات ان کے پاس ہیں, انہوں نے اپنی زمینیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, اپنے کاروبار ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز تھے اس زمانے میں بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں امیر آدمی ہوں, میرے بھائی باہر ہیں, باقی ساری چیزیں ان کے پاس جو اثاثے ہیں اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے معاملہ یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک صاحب یہ بتائیں کہ مطلب ایوریج اوسط کوئی بندہ وہاں پہ اپنا بچہ پڑھا سکتا ہے, داخل کرا سکتا ہے ایسن کالج میں؟ میرا تو خیال ہے کم از کم کروڑ پتی ہونا چاہیے, 20 لاکھ روپے سے اوپر اس کی انکم ہونی چاہیے. مطلب دنیا بھر میں ایلیٹ کے سکولز ہوتے ہیں, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا, کالجز ہوتے ہیں جن کے پیسہ زیادہ اچھا بچہ پڑھانا چاہتے, فیئر انف. تو وہاں پہ تو عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا, جو عام آدمی آج ٹویٹر سوشل میڈیا پہ اس ایلیٹ کالج کی جنگ لڑ رہا ہے, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دیم, کہ عام آدمی جو وہاں سے گزر نہیں سکتا, اس کے سامنے سے کالج سے آج پوری جنگ وہ لڑ رہا ہے ان کی ایلیٹ کی کہ جناب یہ بڑی جاتی ہوئی ہے, میرٹ کے حوالے سے غلط ہو رہا ہے, جو کہ ٹھیک لڑ رہے ہیں. عام آدمی داخلہ لے سکتا ہے اس کا بچہ وہاں پہ سر ایشین کالج میں؟ دیکھیے کلاس صاحب, ایشین کالج کو میں سمجھتا ہوں ایک پریسٹیجس کالج ہے, میرٹ سے داخلے ہوتے ہیں, اگرچہ مداخلت ہوتی ہے کورنر ہاؤس کی طرف سے, جس کا اظہار بھی کیا پرنسپل نے اپنے خط کے اندر کہ وہ آئندہ جو داخلے ہوں گے اس میں وہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اگر اس کالج کے تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ کالج پاکستان میں اس کا بڑا ایک کردار رہا ہے, اور اس کی فی جو سٹرکچر تھا, یعنی اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں, ایسے 14 سال پہلے 13-14-15 سال پہلے میں اپنے بیٹے کی فیس جو ہے وہ چند ہزار روپے تھی, بہت معمولی سی فیس ہوا کرتی تھی. پھر یہ اعجاز فقیر الدین صاحب یا اس کے بعد کے جو ادوار آئے, شمیم صاحب یہاں پرنسپل ہوا کرتے تھے, فی بہت کم تھی, لیکن اس کے بعد اس فی کے اندر ایک بڑا جمپ لگایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ڈونیشن لینی پڑتی ہیں یا یہ پنجاب حکومت اس کو فنڈ دیتی ہے, اس لیے اس کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے, جو بچے پڑھتے ہیں وہ اچھی فی پے کریں. اور ایک بڑی جو ہے وہ جمپ ہوا فیس کے اندر, جس کے بعد جو ہے وہ فیس اچھی خاصی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کالج بڑی منیمم فیس کے اوپر ہوا کرتا تھا, پھر اس میں ایک بڑا جمپ آ گیا, بہت زیادہ فی جو ہے وہ اس کی مقرر کر دی گئی. مشکل ہے ایک عام بیوروکریٹ کے لیے آج کے مطابق کہ وہ اس میں اپنے بچے کو پڑھا سکے. اگر آپ کی فیس 60-70 ہزار. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ ہو رہا تھا, کر رہے تھے, چیمہ صاحب از کوائٹ اے گڈ نون مین, کوئی عام آدمی تو نہیں ہے ان نون سے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلتا, تو ان کو احساس نہیں تھا کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں, یا شہباز شریف صاحب کے پاس یقیناً انہوں نے کال کروائی ہوگی گورنر صاحب کو, یا گورنر صاحب کو, ان تمام لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ بورڈ آف گورنرز کے لوگ ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کالج کے اندر بہت کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے اس میں بیٹھے ہوئے, بورڈ میں بیٹھے ہوئے, سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ, کہ ہو جائے گا, نو بڈی ول ٹیک نوٹس, اور یہ بات یہ ختم ہو جائے گی, اتنا مطلب اوور کانفیڈنٹ تھا, کیا ان کے ذہن میں تھا؟ کلاسر صاحب میرے خیال میں گورنر صاحب نے یہاں پہ ایک غلط کام کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتے. سید بابر علی بہت بڑا نام ہے, میں نے پڑھا ان کا لیٹر, انہوں نے سپورٹ کیا ہے, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا صرف اس بنیاد پہ کہ اگر آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے. میرا تو سمپل سا سوال ہے, آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر آپ لندن میں پڑھتے رہے ہیں, اگر کوئی سیٹ فریز کروا دی جائے اور 20-25 طلبہ اگر کسی کالج کی
जो सीट्स हैं वो फ्रीज करवा के कहीं और चले जाएं, तो ऐसे कॉलेजेस कैसे चले? ये कोई तरीका नहीं है कि आप सीटें फ्रीज करवा के निकल जाए और फीस भी ना पे करें। आपने अपने ट्वीट में कहा है मलिक साहब, आपने ट्वीट में कहा है कि गवर्नर साहब जो इस वक्त मर्द स्लंगिंग कर रहे हैं और उन पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक फॉरनर प्रिंसिपल साहब के जो अपना मुल्क छोड़ कर आए, अपनी फैमिली बच्चे, वो क्या यादें लेकर जाएंगे यहाँ से पाकिस्तान के? पहले हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेपुटेशन जो दुनिया भर में सब जानते हैं। तो आपने मुतालबा किया कि उसमें किया कि इन गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए रादर देन आस्किंग प्रिंसिपल साहब जो है वो लीव करें। सर अगर व्हाट मेक्स यू, मैं समझता हूँ जिस तरीके से जो ही प्रिंसिपल साहब ने स्टांस किया और उसके बाद से उनके ऊपर एक कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया, कहा कि फीस बहुत ज्यादा है। भाई जब वो इस मुल्क में सर्व कर रहे थे एक्शन कॉलेज के अंदर, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो सबके सामने हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या एक्शन ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ये आज तो नहीं उनकी तनख्वाह जो जिस पे इतराज किया जा रहा है बड़ी, और फिर ये कहना कि जनाब उनके जो है उनके हवाले से कोई इंक्वायरी चल रही थी, कोई ऐसी इंक्वायरी उनके हवाले से नहीं थी, लेकिन महज इस बुनियाद पर कि उन्होंने आपके एक फैसले को जो है वो मानने से इनकार किया, जो बहरहाल गैर अखलाकी भी है और कोई दुरुस्त फैसला भी नहीं है। अब गवर्नर साहब की तरफ से उनके खिलाफ इस किस्म की बातें ना, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि उन्होंने एक गलत फैसला किया और एक अपने ही किसी कुलीग को, अपने किसी सरकारी अफसर को उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए कॉलेज की पूरी रिप्यूट जो है वो दाव के ऊपर लगा दी। अब किस तरीके से जो है वो कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी प्रिंसिपल साहब के खिलाफ, इसलिए वो स्टैंड ले गए। भाई प्रिंसिपल साहब के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, जो उनके साथ छुट्टियां के बारे में कहा गया, वो छुट्टियां कर लेते थे, भाई एज पर रूल तो छुट्टियां कर रहे थे ना, इसके अलावा तो उन्होंने कोई। अच्छा मलिक साहब, एक और हमने देखा ये मामला था जनाब आह चीमा साहब, उनके मिसेज और ये उस कॉलेज के दरमियान, तो हुकूमत इसमें दिफा करने कहाँ से आ गया? ताउला तारड़ साहब आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दिया। भी वो चीमा साहब हैं, उनकी फैमिली है, वो बैठ के खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो बेहतर दे सकते हैं। तो हुकूमत कहाँ पे घुस गई है सारी इसमें कि नहीं जनाब कि हम आपका दिफा करेंगे? ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ यही हुकूमत ने गलत काम किया है। अब हुकूमत को भी जिस तरीके से फौरी तौर पर रिएक्ट किया गया कि जी वो तो बच्चे वहां पढ़ते नहीं है इसलिए उनसे फीस ना ली जाए। भाई बच्चे अगर नहीं पढ़ते, बच्चे अगर वहां से 3 साल के लिए जा रहे हैं तो सीट छोड़ दें और वापस आके फिर रीज्वाइन कर लें। फिर जब एडमिशन ओपन होते हैं, जिस क्लास में आएंगे वो आके दाखिल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चे फर्ज कर ले एक क्लास में से 40-50 बच्चे अगर बाहर चले जाए और वापस आके 3 साल बाद वो वापस फिर आके ज्वाइन करें, तो एक्शन कॉलेज को फिर बंद कर देना चाहिए, फिर तो क्लास ही मुकम्मल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये कुछ तरीका कार दुरुस्त नहीं था। एंड मोर ओवर इट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट जो सेट किया जा रहा है। फिर अगर आज इन्होंने किया है तो कल और भी लोग इस तरह की फेवर्स मांग सकते हैं और फिर उनके साथ भी करनी पड़ेंगी। पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदेह। बहुत शुक्रिया अनसुल्लाह मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सेनेट के हवाले से और कुछ बात करेंगे जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं उनके हवाले से भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब थोड़ी बात करेंगे ये जो मुल्क के माशी हालात हैं, महंगाई है, मुल्क में जो IMF की अब जैसे अब ये किस्त जारी हो गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए इनफैक्ट, उसके बाद अब क्या सिनेरियो डेवलप होगा? क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई है कि लोग अब ये सोच के भी खौफजदा हो रहे हैं कि मजीद भी अब कुछ होने वाला है। साहब जरा लोगों के बड़े जेन्युइन उनके कंसर्न्स हैं। एक हमारी जो यहाँ रूलिंग एलीट है, इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है विच सूट्स देम। पहले भी शायद बात हुई है थोड़ी सी इस पर कि सारा मलबा डाल देते IMF के गले में। IMF ने हमें मजबूर कर दिया। IMF को विलन बना के पेश करते हैं, मॉन्स्टर के जो आता है उसके हाथ में वो कहते हैं ना, मतलब फायर ओमिटिंग वो ड्रैगन्स होते हैं ना, मुंह से आग के शोले बर, तो इसी तरह का जालिम है। हंटर उसने एक पकड़ा हुआ जेलर टाइप है, डंडा उसके हाथ में आते और सबको लमा डाल देते। और हम बेचारे मजलूम मासूम जो हम सियासतदान हैं या बाकी जितने भी हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, बेबस हैं। तो सवाल ये क्या वाकई ऐसे है? आज तक IMF हमारे पास आया है कभी तारीख में कि आप लोगों को सुना पैसे चाहिए तो हम आपको देने को तैयार हैं? हम जाते हैं ना उनके पास। या प्रिविलेजेस, मतलब वो IMF क्या बात करते हैं आपके पास कि आपके जो प्रिविलेजेस हैं बहुत सारे, जो आपको पार्क्स मिल रहे हैं या और आपको यहाँ पे मराद दी जा रही हैं, और सबसे बड़ी ये खुद कहते हैं, मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे जिनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ की आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं, आप उनको टैक्स रिफंड में, अगर चलो ठीक है एक्सपोर्टर की बनती है कि टैक्स रिफंड उनको देने चाहिए, एग्जम्पशन इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस की मतलब अरबों में देते हैं, 300-400 बिलियन तो एक ही उसके जरिए SRO के जरिए यहाँ पर दे दी जाती हैं एक आम आदमी को, जिसकी उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अब सवाल है IMF आपको क्या कहता है?
IMF ये कहता है कि अपने खर्चे कम करें, अपनी थोड़ी सी अय्याशियां बंद करें, अपना थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश करें। अपना मतलब उन्होंने ये कहा था कि आपने प्राइवेट बैंकों को बिलियंस ऑफ रुपीस अपने रखवाए हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान के जो पेंशन फंड है, दीगर हैं इदारों के, आपने मुख्तलिफ बैंकों में रखाए हुए हैं और वहाँ पे 4-5-6% आप सूद ले रहे हैं, या जितना भी 8-10, मेरा ख्याल शायद ज्यादा हो, इसको यहाँ से निकालें, कंसोलिडेटेड फंड में डालें स्टेट बैंक के। आप क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा है बैंकों को देते हैं, प्राइवेट को, वो आपको कमर्शियल फिर लोनिंग करते हैं उन्हीं से भी। मतलब बैंक जो है इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज के हर एक आपका बैंक जो है वो प्रॉफिट ले रहा है, लोगों को वो कर्जे नहीं देते क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान उनकी मकरूज है। इस वक्त 7,000 अरब रुपया जो है आप इस वक्त वो दे रहे हैं एनुअल, आप सिर्फ सूद दे रहे हैं, असल की नहीं बात है, सूद। और टोटल हमारी ये टैक्स कलेक्शन जो है वो 5 से 6 हजार आपकी अरब नहीं बनती, तो 1,000-1,500 अरब जो आपने सूद देना वो भी बैंकों से आप लोन लेके उस पर सूद लेके वो आप उसकी अदायगी कर रहे हैं। अब आप IMF ने गलत कहा कि ठीक कहा कि अपना पैसा है स्टेट बैंक में रखें, जब आपको जरूरत है वहां से विड्रॉ कर लें, नंबर 1। अच्छा, ऐसे उन्होंने यहाँ पे जो आपको बताया गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, इन चीजों को जहां से महंगाई होती है, असल महंगाई तो शुरू हुई थी आपकी डॉलर से। अगर ये 2022 वाली जनवरी फरवरी वाला डील ना तोड़ते खान साहब, माजरत के साथ उनका फैन क्लब नाराज हो जाते बहुत बड़ा जल्दी। और उसने कहा था, शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि खान साहब जाते हुए ना बरूदी सुंगरें ये बिछा गए। हाँ। वो डील हमारी चलती रहती, हमारा रुपया जो है ना 155-160 पे खड़ा रहता। अभी भी क्लास साहब इंटरेस्टिंगली PTI की तरफ से कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि IMF के साथ जरूरत है कि आंखों में आंखें डाल के बात की जाए, IMF के साथ जरूरत है डाल रहे थे। I mean, ये क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से कर सकते हैं ये बात, या ये एक पॉपुलर स्लोगन है लोगों को भड़काने के लिए? वो है ना, हमें अपने कातलों से प्यार है। सम टाइम है ना, वो कहते हैं हाँ। एक सिंड्रोम होता है उसका, स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं कि आपको अपने उस किडनैपर से, अगवाकार से, अपने कातलों से मोहब्बत हो जाती है। ये एक सिंड्रोम होता है इंसानों का कि जो आपको उठा के गए हैं, जुल्म किया, तशद्दुद किया, मारपीट किया, आपको उसी के साथ हमदर्दी शुरू हो जाती है, उसके साथ आपको मोहब्बत शुरू हो जाती है। तो हमारी कौम का भी यही मसला है, हमें भी अपने कातलों से प्यार है। मतलब समझने वाली बात है कि आप कहते हैं आंखों में आंखें डाल के आप बात करें, आपके पास यहाँ पर मतलब डॉलर की पेमेंट करें, 24 बिलियन आपने डॉलर करने, आप इस वक्त उसे चाइना से, UAE से, सऊदी से आपने पैसे लिए 3-4% आपने उनको मार्कअप पे कि हमारे बैंकों में रखवा दो, सिर्फ उसके पैसे दे रहे हैं। आपकी ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना आपकी यहाँ रेमिटेंसेस बढ़ रही है, खर्चे आपके काम नहीं हो रहे। जो गैप आया था सबसे बड़ा, वो तो आया था 2018 और 2022 के दरमियान, जब आपकी ट्रेड जो थी वो आपकी, आपको याद होगा 55 या उससे 60 आपकी बिलियन डॉलर से खान साहब के दौर में 80 अरब डॉलर चली गई। अब आप एक आपकी इनकम जो थी, आपकी रेमिटेंसेस थी, वो आपको 30 अरब थी, 31 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट थी, आपको 60-61 अरब डॉलर हमारे पास थे, और हम दुनिया से मतलब शॉपिंग क्या कर रहे थे, हाँ। हम 80 अरब डॉलर की, 20 अरब डॉलर कहां से आना था? जो गैप हुआ, जिससे आप पे दबाव आना शुरू हुआ, जिससे हमने दुनिया से पैसे मांगने शुरू किए। सो IMF की डील के बगैर, हाँ आपके पास 150 अरब डॉलर पड़े हैं रिजर्व में, 100 अरब डॉलर पड़े, इंडिया की बात करें 600 अरब डॉलर। कहा कि आप इधर से कुछ पैसे ले रहे हैं, कुछ सऊदी से ले रहे हैं, कुछ आप चीन से ले रहे हैं, वो भी एक्चुअली वेट कर रहे थे जब लास्ट IMF के साथ हमारे पहले क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो रही है कि अगर आपको IMF केस जारी करेगा तो हम आपको ये पैसे देंगे। सो दीज आर इंटरलिंक्ड थिंग्स। तो इसलिए ये जो अब होगा क्या, क्विकली लास्ट कमेंट, क्योंकि बस आप या डॉलर कमा लें या मांग लें, ऑप्शन क्या है? मतलब अगर कमाने का हमारा तो महंगाई के लिए रेडी हो जाए, ज्यादा एक्सपोर्ट आपकी जा नहीं सकती। 200 मतलब 80 रुपए पे डॉलर गया है इस वक्त, हमारी एक्सपोर्ट का मतलब 50 अरब डॉलर से ऊपर जाती है। ठीक है, हमारे एक्सपोर्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 30 अरब 31 अरब डॉलर मैक्सिमम उसने करके देख लिया। फिर भीख मांगे, फिर आप उनसे लोन लें, बिजली महंगी हो या फिर पेट्रोल, बेचारे लोग सफर करेंगे। ठीक है, लोग थोड़ा सा सफर करेंगे, इसके लिए रेडी भी रहे। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।